हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। अब हम लोग 10th का सिक्वेंसली तरीके से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। एक टाइम में आपका मैथ चलेगा, मॉर्निंग में आपका मैथ चलेगा और इवनिंग में आपका सोशल साइंस चलेगा। तो दोनों आप टाइमिंग में आराम से जुड़ जाइए ताकि हम आपका अच्छे से प्रिपरेशन करा सकें। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम देने वाला है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाले, जैसे 22 वाले बैच के लिए हमने कराए थे उसी तरह 23 के भी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो आज का वीडियो मेरा वास्तविक संख्या से होगा, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या के सारे आज थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक पे जाएंगे और आप यदि थ्योरी आसान से अच्छे से समझ के पढ़ ले तो आपका कोई भी बुक, चाहे आप सुगम गणित बनाए, चाहे आप एनसीईआरटी तो हम करवाएंगे ही आपको, चाहे आप केसी सिन्हा का बनाए, कोई भी आपका बुक आसानी से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से। तो इसमें हम लोग पहले परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम क्या PYQ के रूप में लिख सकते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम आज आपको कुछ नया सिखाएंगे कि जिसे PYQ के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसमें क्या लिखा है, जिसमें P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब कि जैसे क्या कि ये क्या है, जैसे बट्टा के फॉर्म में नहीं हो तो वही सब क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया पूर्णांक हो गया, 3 हो गया पूर्णांक हो गया, तो ये सब क्या है, पूर्णांक के फॉर्म में। तो वही कह रहा है कि P और Q के फॉर्म में, मतलब P ऊपर में कोई भी संख्या ले सकते हैं। पूर्णांक रहेगा तो कोई भी संख्या हो सकता है। जैसे 1 ले लिए P का मान, Q का मान हम 2 ले लिए, क्या हुआ, PYQ के फॉर्म में 1/2। और कह रहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो कोई भी भिन्न रहेगा और नीचे वाला जो भाग 0 नहीं होगा तभी वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्योंकि अगर नीचे वाला भाग 0 हो गया तो सारा चीज़ खेला ही बिगड़ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जैसे देखो हम क्या लिखे हैं, -3/8 लिख गया, वही यहाँ पे ये रहता -3/0। तो क्या ये पॉसिबल हो पाता, ये तो परिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या में हम भाग करेंगे तो वह डिफाइंड ही नहीं होता है, तो यह पॉसिबल ही नहीं है। तो वही कह रहा है परिमेय संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। और अपरिमेय संख्या हम आपको बहुत ही एक आसान सा भाषा में समझाएंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन भी रहता है। तो चलिए अपरिमेय का हम लोग बहुत ही ईजी वे में समझते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये क्या कह रहा है, परिमेय संख्या क्या था कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 2/3 के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जैसे मतलब इसका सिंपल सा टर्म समझ सकते हैं, P/Q का मतलब क्या, बट्टा के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या ये √3 अपरिमेय संख्या है ना, क्या ये बट्टा के फॉर्म में नहीं है? अगर हम चाहे तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। बट्टा में एक तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि एक तो हमेशा क्या है कि छुपा हुआ रहता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये मेरा क्या कहता है, पूर्ण रूप से क्लियरली हमको नहीं हो पाता है, इसलिए हम स्टूडेंट को हम एक अलग तरीके से, हम आपके लिए अलग तरीके से डिफाइन करने वाले हैं अपरिमेय संख्या के, वो देखते हैं। ये ऐसे बुक में यही प्रीफर होता है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है, Q तो 0 नहीं हो सकता है दोनों में। चलिए इसको हम दूसरे वे में समझते हैं। क्या हम ये जानते हैं दूसरे तरीके से कि वे संख्या जिसे हम √ से पूर्णतः बाहर नहीं कर सकते हैं, वो भी किस फॉर्म में, पूर्णांक के फॉर्म में, दशमलव फॉर्म में नहीं, पूर्णांक के फॉर्म में हम जिसे हम बाहर नहीं कर सकते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे क्या, ये हमको बहुत ही सटीक एक डिफिनेशन मिल गया अपरिमेय संख्या। जैसे √5 को क्या हम पूर्णतः बाहर कर सकते हैं, रूट से नहीं कर सकते हैं। √4 को कर सकते हैं, क्या 2 × 2 हो गया, जोड़ा लग गया, √ का बाहर होने का मतलब क्या, जोड़ा लग गया तो वो बाहर आ जाता है, इसका 2 बाहर आ गया। लेकिन वही 5 का √5 का पूर्णतः बाहर आ पाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका √ बाहर आता ही नहीं है। तो ये दशमलव के फॉर्म में आएगा, 1.4 करके ऐसे आते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, पूर्णांक के रूप में। तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, जिसको हम पूर्ण रूप से रूट के √ से बाहर नहीं ला सकते जिस संख्या को, वही क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। जैसे क्या हो गया, 3 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √5/3 हो गया, तो ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और पाई को भी किस में रखा गया, अपरिमेय संख्या में,
तो क्योंकि इसका भी यदि हम डिवाइड करते जाते हैं तो क्या होता है कि 7×21, उसके बाद क्या 1, तो 7×1 7, फिर 3, 7×21, उसी तरह रिपीट होते जा रहा है, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। क्योंकि दशमलव का भी हम ज़्यादातर संख्या को तोड़ेंगे तो वो बार बार वही संख्या रिपीट होते जाएगा, पूर्णतः वह टूटेगा ही नहीं। उसके बाद हम जानते हैं आभाज्य संख्या के बारे में। आभाज्य संख्या हम बचपन से पढ़ते आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहा जाता है कि आभाज्य संख्या की डिफिनीशन की जो स्वयं और अपने आप और एक से विभाजित हो तो वह क्या कहलाएगा, आभाज्य संख्या। लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। चलिए देखते हैं सही क्या है पूर्णतः, क्योंकि वो हम बोलेंगे तो एक से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक क्या है, आभाज्य संख्या है नहीं। तो सही डिफिनीशन हम लोग जानते हैं, आभाज्य संख्या वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो हम बताना चाह रहे हैं आपका वो इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि एक से बड़ी वो संख्या, आभाज्य संख्या की डिफिनीशन वो देंगे कि एक, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे कि एक से बड़ी वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, तो वही क्या कहलाएगा, आभाज्य संख्या कहलाएगा। तो जैसे कि 2 है, 2 क्या है, सिर्फ 2 से डिवाइडेड है और क्या 1 से डिवाइड है, यह क्या है, आभाज्य संख्या। एक आभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि डिफिनीशन उसका होता है एक से बड़ी। 3 भी क्या है, आभाज्य संख्या। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अगर वही पूछा जाए कि आपका सम आभाज्य संख्या क्या है, तो वो भी क्या है, 2 है, क्योंकि एकलौता सम आभाज्य संख्या क्या है, 2 ही है। बाद में जितना भी आभाज्य संख्या देखिएगा वो सारे के सारे क्या है, विषम है, क्योंकि सम संख्या जब भी आएगा वो तो 2 से कट जाएगा। लेकिन आभाज्य संख्या की डिफिनीशन होता है कि एक से बड़ी वो संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो। तो क्या है, सारा आभाज्य संख्या क्या विषम होता है, सिर्फ केवल क्या छोड़ के, 2 को छोड़ के। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये फ्रेम किए जा सकते हैं कि सम आभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन दे देगा 2, 3 और 5 और 7 दे देगा, तो क्या है, ये है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी क्या है, 2 ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग एल्गोरिदम पे चलते हैं, भाग एल्गोरिदम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ए बराबर लिखा रहता है कि BQ+R। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये हम लोग जानते भी है कि भाज्य बराबर क्या होता है, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेष होता है। तो यही यहाँ पे इस फॉर्म में ही लिखा रहा है। ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेष है। ए बराबर BQ+R, मतलब कुछ भी हो सकता है, हम ये भी लिख सकते हैं P बराबर RS+T। ये भी क्या है, भाग एल्गोरिदम के फॉर्म में ही है। ये क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये क्या है, शेष है। तो यदि दो संख्या क्या होता है कि मौसा और लौसा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है। जैसे कि न समान नहीं, सॉरी, जैसे ए और बी कोई संख्या है, इसका मौसा लिखेंगे और लौसा बराबर कैसे होगा कि, और लौसा अब किसका उल्टा हो जाएगा, बी और ए का लौसा क्या होगा, मतलब क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसे हम क्या लिखेंगे कि 2 और 3 का मौसा बराबर क्या होगा, लौसा ऑफ 3 और 2। तो लौसा में तो 3 और 2 को करेंगे और 2 और 3 का करेंगे, बात तो वही होगी, लेकिन मौसा में क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा। तो वही क्या होता है कि दोनों का हम एक्सचेंज कर देते हैं तो उसका मौसा और लौसा क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे लौसा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, दशमलव प्रसाद क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे और बहुत इजी में जानेंगे। आप पूरे लाइफ में कभी भी आप शांत अशांत में कभी भी गलती नहीं करिएगा, उस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। आपका ये टॉपिक चुटकियों में सॉल्व होने वाला है। ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपका ये टॉपिक चुटकियों में आराम से सॉल्व होगा। तो चलिए बताते हैं हम आपको शांत और अशांत के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं शांत अशांत के बारे में। क्या परिमेय शांत अशांत हम जनरल किस में निकालते हैं, जैसे परिमेय संख्या है 7 तक क्या 6, इसको हम क्या करते हैं, पता करते हैं ये शांत है या अशांत है। एक तो ये तरीका है कि हम लोग भाग दे के पता करते हैं कि क्या यह 7 से यह 6 से यह कट जा रहा है पूरा, यदि पूरा कट जाएगा तो वह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे क्या
कि हम इसको ले लेते हैं। हम जैसे क्या 3 बट्टा क्या लिए 2 ले लिए, यह शांत है या आप इसको जानते हैं। एक तो भाग वाला तरीका होता है, हम भाग दे के देख लेते हैं। 3 में यदि 2 से भाग देंगे तो 2 एकाम 2, क्या 1 बच गया, 2 पंचे 10, यह पूर्णतः कट गया। तो इसका मतलब क्या कि यह शांत होगा। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, हमेशा भाग नहीं दे सकते। जैसे क्या है कि 78 बट्टा हमको क्या दे दिया है कि 5 दिया है। क्या हम इसको भाग देने जाएंगे तब निकालेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लैप्स हो जाएगा और बहुत केस में हमको निकालना कठिन भी हो सकता है। और जैसे यही है ये वाला ऑप्शन है, तो इसको निकालने में भी हमको दिक्कतें आएंगे। तो हम बहुत ईजी वे में दिखाते हैं, आप 1 मिनट में चुटकियों में आप उसको पहचान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। वे परिमेय संख्या जो 2/2 पे पावर m और 5 पे पावर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी लिखा है। मतलब वे परिमेय संख्या जिसका हर का गुणनखंड, ये नीचे वाला क्या है हर है, ऊपर वाला क्या कहलाता है अंश कहलाता है। कह रहा है कि हर का जो गुणनखंड है वो किस में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में हो। या तो 2 या 5 का गुणनखंड हो या दोनों में से कोई एक हो, तो वह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे क्या है 23 बट्टा क्या है 100 है। तो क्या यह कि इसमें है 10 गुना 10, मतलब क्या 2 गुना 5, 2 गुना 5, मतलब क्या 2 और 5 दो ही संख्याएं आ रहा है। तो यह क्या होगा, शांत होगा। कोई तीसरा संख्या हर के गुणनखंड में नहीं आना चाहिए। यदि कोई तीसरा संख्या आ गया 2 और 5 के अलावा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि हर के गुणनखंड में यदि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो वह क्या कहलाएंगे, अशांत आवृत्ति कहलाएंगे। जैसे हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लिए कि 5/7 ले लिए, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, 2 और 5 के फॉर्म में, इसका हर का गुणनखंड तो है नहीं। जैसे ये ले लिए कि 5/12, इसको भी आप भाग दीजिएगा तो पूर्णतः कटेगा नहीं। तो ये भी क्या है, अशांत है। क्यों, इसमें तो 2 गुणनखंड में है, लेकिन क्या है इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 आएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 2 तो है, 5 नहीं भी है तो चलेगा, दोनों में से कोई एक भी गुणनखंड का रहेगा तो चलेगा, लेकिन कोई तीसरा संख्या नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें कोई तीसरा संख्या 3 आ रहा है, तो क्या यह शांत होगा, नहीं होगा। क्योंकि हर का गुणनखंड जब 2 और 5 के फॉर्म में ही आएगा तभी क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएगा। और इसमें 2 पे पावर n और 5 के पावर m का मतलब क्या हुआ, m का मतलब ये भी समझा देते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या 7/50 हम 50 लिखे, तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5, मतलब क्या 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर कितना 2। यही क्या हो गया n और यही क्या हो गया m हो गया। मतलब जो पावर, ये पावर को इंडिकेट करता है। m और n जो लिखे हम क्या लिखे हैं, पावर के फॉर्म में इंडिकेट करता है, सूचित करता है। इसका मतलब ये हुआ यदि हर का गुणनखंड 2 और 5 ही रहे तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी गुणनखंड आएगा तो वह क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। जैसे ये देख लीजिए 23/100 है, तो इसका गुणनखंड क्या 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, क्या 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के फॉर्म में है ना। इसका मतलब क्या 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड दिख रहा है आपको हर में, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये शांत है। उसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। 60 बटा क्या है 6, इसमें क्या है 2 गुना 3, 2 तो है, ये तो सही है। 5 नहीं भी है, कोई एक भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 2 भी नहीं भी रहेगा तो चलेगा। इसमें केवल 2 है, 5 तो नहीं है, फिर भी शांत होता। लेकिन 3 भी है तो क्या शांत होगा, नहीं होगा। क्योंकि 2 के अलावा कोई भी, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे, अशांत आवृत्ति हो जाएंगे। तो यह क्या हो गया, शांत तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे चलेंगे और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन देखेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव से, मेरा ऑब्जेक्टिव कहने के लिए नाम के लिए हम क्लियर वे में आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ समझाएंगे। आप हर एक सवाल आप बना सकते हैं किसी भी बुक का। हम आपको वादा करते हैं कि आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपका हर एक सवाल आपका बनेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब इसके सवाल से हम इसका कंसेप्ट को और रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और 10th का रिजल्ट कब आएंगे ये सारी चीज़ हम आपको बता देंगे, क्योंकि उसका भी कॉपी
चेक होना शुरू हो चुका है, उस पर भी हमने वीडियो बनाए थे। आपका कोई भी रिलेटिव होंगे तो उसके बाद आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो